दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जो उसी श्रेणी में हम आगे बढ़ रहे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास की श्रेणी में। ठीक है, जिस प्रकार हम हिंदी साहित्य को प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रश्न संख्या 121 से 140 लेकर आपके सामने आया हूँ मैं। ये जो हिंदी साहित्य है प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में, ये आपके आरपीएससी कॉलेज व्याख्याता, स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड टीचर, डीएसएसबी, नेट, जेआरएफ सभी में महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। रासो साहित्य, रास साहित्य, जैन साहित्य, ठीक है, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये हम पढ़ चुके थे। लौकिक साहित्य जो कि स्वतंत्र साहित्य कहलाता है, इसको हम पढ़ रहे थे। इसके हमने 20 प्रश्न 101 से 120 पहले कर लिए थे। अब हम 121 से 140 प्रश्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए, आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर 121 है। प्रश्न नंबर 121 है कि वसंत विलास रचना के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों, वसंत विलास रचना के लेखक एक अज्ञात व्यक्ति हैं। अज्ञात अर्थात उनके लेखक का अभी तक नाम पता नहीं है। ठीक है, इस रचना के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि इसमें लिखा है मैंने। इसकी व्याख्या के रूप में विशेष तथ्य के रूप में लिखा है। ये विशेष तथ्य के रूप में लिखा है ये मैंने। विशेष तथ्य क्या है कि डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार यह अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ये कथन है, महत्वपूर्ण कथन है जो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किस रचना के लिए यह कथन कहा गया है। यह अत्यधिक सरस साहित्यिक रचना है और आधुनिक आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल में बेजोड़ है। तो कौन सी रचना के लिए कहा गया है? वसंत विलास रचना के लिए किसने कहा है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने कहा है। ठीक है, 122 प्रश्न नंबर कि वसंत विलास रचना सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई? तो वसंत विलास रचना सर्वप्रथम 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में प्रकाशित हुई। कब हुई? 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि वसंत विलास रचना के प्रथम संपादक कौन थे? तो केशव लाल हर्षद राय ध्रुव थे। कौन थे प्रथम संपादक? केशव लाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। ठीक है, और इन्होंने इसका संपादन कब किया? तो इन्होंने इसका संपादन किया दोस्तों 1451 ईस्वी में, जैसा कि नीचे लिखा है नोट में। इन्होंने इसका संपादन एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर 1451 में किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माता प्रसाद गुप्त ने वसंत विलास रचना का रचना काल क्या माना है? मतलब किस समय रचित मानी गई है ये? तो 13वीं शताब्दी में रचित ये मानी है रचना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वसंत विलास रचना में कुल कितने दोहे हैं? इसमें कितने दोहे हैं? तो इसमें 84 दोहे हैं। कितने दोहे हैं दोस्तों? इसमें 84 दोहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम देखिए प्रश्न नंबर 126 कि राउल वेला की श्रृंगार भावना को चरम सीमा तक पहुंचाने का कार्य किस रचना ने किया? राउल वेला। ठीक है, ये भी लौकिक साहित्य की रचना है। ठीक है, इसकी जो श्रृंगार भावना है उसको चरम तक पहुंचाने का कार्य कौन सी रचना ने किया है? तो वसंत विलास रचना ने किया है। ठीक है, वसंत विलास रचना में किसका चित्रण किया गया है? मतलब क्या बताया गया है वसंत विलास रचना में? तो इस रचना में एक और कोकिल कुंजन अर्थात कोयलों का कुंजन, कोयलों की एक मधुर ध्वनि, कोयलों का मधुर संगीत है। तो दूसरी ओर पति युक्ता युवतियों, मतलब जिनके शादी हो चुकी है, विवाह हो चुका है, उन युवतियों का विलास चित्रित किया गया है, अर्थात उनके भाव विलास श्रृंगार को चित्रित किया गया है, जिसे देखकर विधुर जन भी तथा वियोगिनी नारियां जिनके प्रियतम उनके पास नहीं है, किशोर मदन का मदिर कुंजन मन में अनुभव करती है। मतलब वो भी उस श्रृंगार का अनुभव करती हैं जो कि विवाहित युवतियां जिनके पति उनके पास हैं, वो उस श्रृंगार का जो अनुभव है वो वियोगिनी नारियां अर्थात जिनके पास उनके पति नहीं है इस समय, वो भी इसका अनुभव करती हैं। ठीक है, 128 वसंत विलास रचना की भाषा में पिंगल सरस
ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है, यह कथन किसका है? क्या है कथन कि वसंत विलास काव्य रचना की भाषा से ही पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार कि जो ब्रज भाषा है, पिंगल भाषा है, पिंगल शैली है या पिंगल भाषा है, वो ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत कब होती है? तो वसंत विलास रचना से होती है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रणमल छंद किसकी रचना के लेखक कौन है? रणमल छंद रचना के लेखक कौन है? कौन सी रचना है दोस्तों? रणमल छंद के लेखक कौन है? तो रणमल छंद के लेखक हैं श्रीधर व्यास। कब की इन्होंने इसकी रचना? 1454 विक्रमी संवत में। ठीक है, श्रीधर व्यास हैं और 1454 विक्रमी संवत में इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है 130 कि रणमल छंद के रचना के वर्तमान कितने छंद उपलब्ध हैं? मतलब ये रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है पूरी, लेकिन इसके कुछ छंद उपलब्ध हैं। तो कितने छंद उपलब्ध हैं ये इसमें बताया है कि इसमें कितने छंद उपलब्ध हैं। इसमें उपलब्ध हैं 70 छंद इसके उपलब्ध हैं वर्तमान में। ठीक है दोस्तों, कितने छंद उपलब्ध हैं वर्तमान में? 70 छंद इसके उपलब्ध हैं। ठीक है, और ये कौन इसमें संपादन किया है या कहाँ ये संकलित हैं 70 छंद? ये महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा संपादित रास और रासा अन्वयी काव्य में संकलित है। ये इनकी रचना है एक डॉक्टर दशरथ शर्मा की रास और रासा अन्वयी काव्य रचना में ये संकलित हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि रणमल जो छंद है, रणमल जो रचना है, छंद रचना है, उसके जो वर्तमान में उसके पद या उसके दोहे काय में संकलित हैं। कहाँ पर संकलित हैं? तो रास और रासान्वयी संकलित ये रचना है, इसमें इनके दोहे संकलित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आ गया है अमीर खुसरो। ये एक महत्वपूर्ण लेखक हुआ है आदिकालीन स्वतंत्र साहित्य के। इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम समन्वय की एकता का प्रतीक माना जाता है। इसको हम पढ़ेंगे। देखो, अमीर खुसरो इनका एक नाम। दूसरा नाम है अब्दुल हसन के नाम से भी जाना जाते हैं। दूसरा है अबुल हसन। तीसरा है मोइनुद्दीन अमीर खुसरो। ठीक है, इनमें से कोई सा भी नाम देकर आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए नाम एक ही है, अमीर खुसरो है। दूसरा अब्दुल हसन है। तीसरा अबुल हसन भी बोलते हैं। चौथा है मोइनुद्दीन अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म 1255 ईस्वी में 1255 ईस्वी में इनका जन्म हुआ दोस्तों। ठीक है, और विक्रमी संवत देखे तो 1312 विक्रमी संवत में। ठीक है, दोनों सन याद रखने हैं, 1255 या 1312 विक्रमी संवत। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो इसका समय माना है, इन्होंने जन्म का ये सर्वमान्य समय है और डॉक्टर नगेंद्र ने माना है ये। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है इनका? गांव है पटियाला, जिला है एटा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1324 ईस्वी में या विक्रमी संवत 1381 ईस्वी में। ठीक है, आगे आ जाओ। अमीर खुसरो को खुसरो सुखन की उपाधि किसने दी थी? तो मात्र 12 वर्ष की अल्पायु में बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी, मात्र 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, अब अमीर खुसरो के उपनाम की चर्चा कर लेते हैं कि अमीर खुसरो के उपनाम बताइए अगले प्रश्न में। तो इनका एक तो नाम था तुर्क-ए-अल्लाह, दूसरा है तोता-ए हिंद अर्थात हिंदुस्तान की तूती, एक नाम इसको ये भी माना जाता है तूती-ए हिंद। ठीक है, प्रश्न नंबर 134 अमीर खुसरो को की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि अमीर खुसरो की रचनाओं के नाम बताइए। देखिए, पहली है खालिक बारी, जो कि इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से रची थी। दूसरी है पहेलियाँ। इनकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध रचना है पहेलियाँ। पहेलियों के द्वारा ही ये अधिक फेमस हुए हैं खड़ी बोली हिंदी में, क्योंकि इन्होंने बहुत सरस पहेलियाँ कही हैं, उन्हीं के द्वारा ही बहुत फेमस हुए हैं। ठीक है, तीसरा है मुकरियाँ, चौथा है गज़ल, पांचवा है दो सुखने, छठा है नू सिपहर। ठीक है,
7वां है नजराने हिंद, 8वां है हालात कन्हैया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें हम याद करना है। एक बार फिर देख लेते हैं। पहली है खालिक बारी, दूसरी है पहेलियाँ, तीसरी है मुकरियाँ, चौथी है गज़ल, 5वीं है दो सुखने, 6ठी है 9 सिपहर, 7वां है नजराने हिंद, 8वीं है हालात कन्हैया। ठीक है, एक इनकी रचना और है, वो भी महत्वपूर्ण रचना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आशिक। उस रचना का नाम है आशिक। ठीक है, ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 135 कि अमीर खुसरो की खालिक बारी रचना में क्या है। ठीक है, तो यह रचना एक शब्दकोश है। इसमें तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये कई बार पूछ लिया जाता है खालिक बारी रचना क्या है, तो ये एक शब्दकोश है। ठीक है दोस्तों, ये एक शब्दकोश है और इसमें कौन सी भाषाओं का शब्दों के पर्यायवाची हैं। तुर्की भाषा का है, अरबी भाषा का है, फारसी का और हिंदी का, अर्थात 4 भाषाओं के शब्दों के पर्यायवाची हैं। एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि अमीर खुसरो की खालिक बारी रचना में कितनी भाषाओं के शब्दों के पर्यायवाची शब्द शामिल किए गए हैं, तो 4 भाषाओं के। कौन कौन सा? तुर्की, अरबी, फारसी और हिंदी। ठीक है, जो दोस्तों ऊपर मैंने बोल दिया था गलती से कि गयासुद्दीन तुगलक के भाषा ज्ञान, देखो ये प्रश्न भी आ गया कि अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से कौन सी रचना की थी। देखिए प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देने के उद्देश्य से कौन सी रचना की, तो खालिक बारी रचना की। ठीक है, अगला प्रश्न 137 अमीर खुसरो की रचना नू सिपहर किसके संबंध में वर्णन है, इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है, तो भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन है। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन अमीर खुसरो की कौन सी रचना में है, तो कौन सी रचना में है, नू सिपहर रचना में है। ठीक है, 138 प्रश्न कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो कौन, अमीर खुसरो माने जाते हैं। ठीक है, फिर है हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है, अर्थात हिंदू और मुसलमान संस्कृति का, तो किसे माना जाता है, अमीर खुसरो। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। ब्रज और हिंदी को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किस कवि ने किया, ये भी देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि ब्रज प्लस हिंदी को मिलाकर काव्य रचना करने का प्रारंभ किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया। ठीक है दोस्तों, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इस प्रकार से सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों जो आपको बहुत एग्ज़ाम में काम देंगे। इसके आगे के प्रश्न लेके हम फिर से आपके सामने आएंगे। अब मेरे प्रोत्साहन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मैं आपके लिए इस प्रकार के और अच्छे वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो